क्या है? देखिए उपसर्ग किसे कहते हैं? और गाड़ी चलाना है अभी घर जाऊंगा। इसकी परिभाषा है कि जो शब्द या धातु यानी क्रिया के पूर्व में यानी पहले लगाए जाते हैं वो उपसर्ग कहे जाते हैं। ठीक है, जो शब्दांश किसी शब्द या धातु के पहले जुड़ते हैं, पहले लगाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। और उपसर्ग का प्रयोग करने से क्या होता है? शब्द में एक नई विशेषता आ जाती है या उसके अर्थ में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। हिंदी में पढ़ोगे ना अपने उपसर्ग, संस्कृत में भी बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा देखिए। शब्द या धातु के पूर्व में पद जोड़े या लगाए जाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। और उपसर्ग का करने से धातु यानी क्रिया के अर्थ में एक नई विशेषता आ जाती है। उल्टी हुई नहीं, उल्टी जैसा मन कर रहा है हुआ एक दो बार पहले तो जाके ऊपर की गोली खाओ तो कहीं अर्थ परिवर्तन हो जाता है। ये गोली खाने से पहले की हाथ ले लें। जैसे ही जीवन फॉर्म से हाथों दही इस्तेमाल करना, दही इस्तेमाल करना सब्जियों। देखिए परिभाषा क्या है इसकी? शब्द या धातु यानी क्रिया के पूर्व यानी पहले जो पद जोड़े या लगाए जाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, कोई शब्द है पहले से, संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि कोई शब्द है पहले, उसके पहले जो हम शब्द जोड़ते हैं तो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। और धातु के भी पहले, धातु मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कई बार, धातु का मतलब होता है क्रिया। किसी भी क्रिया के या किसी भी शब्द के पहले जो भी शब्दांश जोड़े जाते हैं, छोटे छोटे पद जोड़े जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। और उपसर्ग का प्रयोग करने से क्या होता है? जो नया शब्द बनता है ना, उसमें क्या होता है? या तो उसके अर्थ में एक नई विशेषता आ जाती है या अर्थ क्या हो जाता है? पूरी तरह परिवर्तित हो जाता है, मतलब अर्थ बदल जाता है।
जैसे प्रहार शब्द है ना, तो प्र उपसर्ग है, शब्द क्या है हार, हार एक शब्द है, उसमें प्र उपसर्ग जुड़ा तो क्या बना प्रहार। तो प्रहार का मतलब क्या होता है मारना, प्रहार का अर्थ होता है मारना। तो इस तरह क्या हुआ, उपसर्ग का प्रयोग करने से अर्थ बदल गया। हार का मतलब तो होता है गले की माला या पराजय वाली हार, लेकिन उसमें प्र उपसर्ग जुड़ गया तो क्या हो गया प्रहार। प्रहार का मतलब होता है आघात करना। इस प्रकार क्या हुआ, उपसर्ग का प्रयोग करने से अर्थ में क्या आ गया, बिल्कुल परिवर्तन आ गया। उदाहरण देखिए, प्र उपसर्ग है और री धातु है। री मतलब होता है हरण करना, तो इससे शब्द बना उपसर्ग युक्त शब्द क्या बना प्रहार, प्रहारः। इसका अर्थ क्या हो गया चोट करना या आघात करना। तो देखिए इसमें अर्थ पूरी तरह परिवर्तित हो गया। प्र उपसर्ग है, ये री क्या है धातु है, तो इससे शब्द क्या बना प्रहार, प्रहार शब्द बना। तब इसका मतलब क्या हो गया प्रहार का चोट करना। दूसरा उपसर्ग लगाया वी उपसर्ग, इसी धातु ये लिए हमने री, री मतलब हरण करना। तो वी उपसर्ग जोड़ने से शब्द बना विहार, विहारः। विहार का मतलब होता है भ्रमण करना यानी घूमना। तीसरा देखिए सम, सम भी उपसर्ग है, सम उपसर्ग जुड़ा तो शब्द बना संहार। इसका अर्थ हुआ मारना। मारना या विनाश करना। देखिए इकरा, आप बाद में समझ लेना, बाद में लिख लेना, पहले समझ लो है ना। मैं पीडीएफ सेंड करूंगी तब आप लोग लिख लेना, अभी समझ लीजिए। देखिए परिवर्तन क्या हुआ, ये क्या है धातु है, री क्या है धातु है, इसका मतलब होता है हरण करना। इसमें हमने उपसर्ग जोड़ा प्र उपसर्ग, ठीक है। तो प्र उपसर्ग जुड़ने से शब्द क्या बना उपसर्ग युक्त शब्द, यानी शब्द क्या बना उपसर्ग जुड़ने से प्रहार। तो प्रहार का मतलब क्या हो गया चोट करना। तो अर्थ में बिल्कुल परिवर्तन आ गया ना उपसर्ग का प्रयोग करने से, कि पहले जो धातु थी इसका मतलब था हरण करना, हरण मतलब होता है अपहरण करना, किडनैप करना, ठीक है। लेकिन जब हमने उसमें प्र उपसर्ग जोड़ दिया तो शब्द बन गया प्रहार। तो प्रहार का मतलब क्या होता है चोट करना। तो अर्थ में परिवर्तन आ गया ना, कि पहला अर्थ था हरण करना, बाद में हो गया चोट करना। दूसरा उपसर्ग देख लो वी, इसी धातु में हमने वी उपसर्ग जोड़ा तो शब्द बना विहार। विहार का मतलब क्या हो जाता है भ्रमण करना यानी घूमना। तो अर्थ में क्या हो गया परिवर्तन आ गया। सम उपसर्ग है, उस वही धातु हमने वही ली है री धातु, सम उपसर्ग जुड़ा हा में शब्द बना संहार। संहार का अर्थ क्या हो जाता है विनाश करना, ठीक है। तो उपसर्गों का प्रयोग करने से क्या होता है जो शब्द बनता है उसके अर्थ में या तो एक नई विशेषता आ जाती है या उसका अर्थ बिल्कुल परिवर्तन हो जाता है, अर्थ बदल जाता है। तो इसी प्रकार यही हुआ, यहाँ पे क्या हो गया अर्थ बदल गया है, तीनों जगह पे क्या हो गया अर्थ बदल गया है। समझ आया नेहा आपको? यस मैम। ओके, रफ कर दूं ये? यस मैम। ओके। अब देखिए संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं। कितने होते हैं? 22। 22 को लिखते हैं संस्कृत में द्वाविष्टि। आपने संख्या लिखी है ना? यस मैम। 22 को क्या बोलते हैं द्वाविष्टि। विष्टि मतलब होता है 20,
द्वा मतलब होता है दो, यानी 22, द्वामिष्टि। संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं। वो 22 उपसर्ग कौन से होते हैं वो मैं लिखवाती हूँ आपको, उनका अर्थ भी लिखवाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले है प्रा। प्रा उपसर्ग होता है, इसका अर्थ क्या होता है? अधिक। इसका अर्थ होता है अधिक। दूसरा है परा। परा का अर्थ होता है उल्टा या तिरस्कार। इसके दो अर्थ हैं, एक अर्थ में इसका मतलब होता है उल्टा, एक का होता है तिरस्कार। तीसरा है परि उपसर्ग। परि मतलब होता है चारों ओर या पूर्ण। इसके दो अर्थ निकलते हैं परि के, इसका मतलब एक तो चारों ओर, या फिर दूसरा अर्थ होता है पूर्ण यानी संपूर्ण। चौथा है प्रति उपसर्ग। प्रति का मतलब होता है कि और, सामने या अनेक। प्रति मतलब सामने, और दूसरा होता है अनेक। फिर है अप। अप मतलब होता है बुरा या अभाव। फिर है अव। अव मतलब हीन या नीचे। हीन या नीचे। अनु। अनु मतलब होता है पीछे या समान। अनु उपसर्ग। आठवां है अधि। अधि का मतलब होता है प्रधान या ऊपर। फिर है अति। अति का मतलब होता है अधिक या ऊपर। फिर है अपि। अपि मतलब होता है हीन। अभी। अभी मतलब होता है पास या इच्छा। एक देखिए सु और सम। सु मतलब होता है अधिक या श्रेष्ठ। सम मतलब होता है उत्तम या संपूर्ण। उत मतलब होता है ऊपर या श्रेष्ठ। उप मतलब निकट या गौण।
नी का होता है रहित या विशेष। वी का होता है विशेष। बाकी 4 बाद में लिखूंगी, ठीक है। अभी ये समझिए 18 में, बाकी 4 बाद में ये रफ करके लिखवाती हूँ। संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं, यानी द्वाविष्टि, ठीक है। वो 22 उपसर्ग के नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अर्थ भले याद हो ना हो, लेकिन 22 उपसर्ग के नाम याद होने चाहिए। पहला कौन सा है? प्र उपसर्ग। प्र का मतलब होता है अधिक। दूसरा है परा। परा मतलब होता है या तो उल्टा या फिर तिरस्कार। तिरस्कार मतलब होता है अपमान करना। तीसरा होता है परि। परि कहते हैं ना अपन पर्यावरण। पर्यावरण शब्द कैसे बना है? तो परि उपसर्ग से बना है। परि उपसर्ग प्लस आवरण, यानी चारों ओर जो हमारे आवरण है। तो परि का मतलब होता है चारों ओर या पूर्ण। फिर है प्रति उपसर्ग। प्रति का मतलब होता है सामने। कोई भी चीज हमारे सामने होती है ना, प्रत्यक्ष, तो कैसे बना है? प्रत्यक्ष सब प्रति प्लस अक्ष से प्रत्यक्ष। तो प्रति मतलब होता है सामने या अनेक। फिर है अप। अप का मतलब होता है बुरा या अभाव। अव। अव का मतलब होता है हीन या नीचे। अनु। अनु का मतलब होता है पीछे या समान। अधि। अधि का मतलब होता है प्रधान या ऊपर। अति। अति का मतलब होता है अधिक या ऊपर। अपि। अपि मतलब होता है हीन। अभी। अभी मतलब होता है पास या इच्छा, पास में या इच्छा। सु मतलब होता है अधिक या श्रेष्ठ। सम। सम का मतलब होता है उत्तम या संपूर्ण। उत मतलब होता है ऊपर या श्रेष्ठ। उप मतलब होता है निकट या गौण। गौण का मतलब होता है अमुख्य। एक चीज होता है मुख्य और एक होता है अमुख्य। मुख्य मतलब मेन, और जो मेन नहीं इसको बोलते हैं अमुख्य यानी गौण। नी मतलब होता है रहित या विशेष। वी मतलब होता है विशेष या अभाव। आंग। आंग उपसर्ग हम लिखते हैं ना हिंदी में आ उपसर्ग, आ नहीं बोलते हैं, संस्कृत में उसका उपसर्ग पूरा कहलाता है आंग। उसका पूरा नाम क्या है? आंग उपसर्ग। आंग को शॉर्ट में आ लिखा जाता है, लेकिन मेन नाम क्या है इस उपसर्ग का? आंग उपसर्ग। आंग का मतलब होता है तक, ठीक है। अब अगले बाकी क्या 4 और लिखवाती हूँ। निस उपसर्ग। निस और निर। निस मतलब होता है रहित या विपरीत। रहित मतलब होता है बिना, किसी भी चीज के बिना, और विपरीत मतलब होता है उल्टा। निर मतलब होता है निषेध या रहित। दुष्ट मतलब होता है बुरा या कठिन। ठीक है, 18 उपसर्ग हो गए थे, 4 और ये निस, निर, दुस, दूर। इनका भी ये अर्थ होता है। निस का मतलब होता है रहित। रहित मतलब होता है बिना, किसी भी चीज के बिना। विपरीत मतलब उल्टा। निर का मतलब होता है निषेध। निषेध मतलब होता है रोक, किसी भी चीज से रोकना। रहित का मतलब वही बिना। दुस का मतलब होता है बुरा या फिर कठिन, और दूर का मतलब होता है बुरा या कठिन, या कौमा है। ये 22 उपसर्ग हैं और इन 22 उपसर्गों के अर्थ हैं। अब उपसर्ग अच्छे से याद करोगे आप। मैंने इसीलिए आपको अल्फाबेट में लिखवाए है ना।
ये पहले सब पापा वाले लिखवा दिए, प्रा, परा, प्रति, परी, ठीक है। फिर क्या लिखवाया उसके बाद, आ वाले, अप, आओ, फिर अभी, अधि, अति, उत, उद, ऐसे। तो आप ऐसे अल्फाबेट की तरह याद करोगे, फटाफट याद होंगे। फिर सबसे लास्ट में ये आ जाते हैं, निस, निर, दुस, दुर। दो साथ साथ लिखवाए, सु, सम, उ वाले उत, उप, ये छोटी की मात्रा वाले नी, वी, और लास्ट में ये एक अलग है, आंग। तो आप इन 22 उपसर्गों के नाम अच्छे से याद करोगे, ठीक है। अब इनके उदाहरण देखते हैं, रफ कर दूं ये। पहला उपसर्ग है प्रा। तो प्रा उपसर्ग से कैसे बनते हैं शब्द, उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे प्रा प्लस एजते, ठीक है। प्रा उपसर्ग है, एजते क्या है, धातु है। प्रा में एजते मिला तो क्या बना, प्रेजते। प्रा प्लस मतः, प्रा में मत जुड़ा तो क्या बना, प्रमतः। प्रमत मतलब होता है किसी चीज में लगा हुआ है, यानी किसी चीज में तल्लीन है। प्रा प्लस यानम, तो दोनों को जोड़ा तो क्या बना, प्रयाणम। प्रा प्लस स्थानम, प्रस्थानम। प्रा प्लस काशः, प्रकाशः। प्रा प्लस जा, इससे बना प्रजा। अभी आप लोग रफ में उतार रहे हो ना, इकरा। यस मैम। क्योंकि मैं सारे उदाहरण नहीं लिखूंगी, सिर्फ थोड़े थोड़े लिखवा रही हूँ। बाकी बाकी के जो और हैं इंपॉर्टेंट उदाहरण, वो मैं आपको पीडीएफ में सेंड करूंगी, तब आप अच्छे से फेयर कॉपी में सारे उतार लेना, ठीक है। अब इसे समझिए। अब ये सारे क्या, ये प्रा उपसर्ग के कौन कौन से शब्द बन रहे हो बता रहे कि प्रा उपसर्ग है, प्रा ये धातु है, एज धातु। इस एज धातु में जब प्रा उपसर्ग जुड़ेगा तो क्या शब्द बनेगा, प्रेजते। मत क्या है, ये शब्द है। प्रा में मत जुड़ा तो क्या बना, प्रमत, यानी तल्लीन। अब कहीं तो उपसर्ग किस में जुड़ता है, धातु में जुड़ रहा है, और कहीं कहाँ जुड़ रहा है, शब्दों में जुड़ रहा है। जैसे यान, यान मतलब क्या है, यान यानी शब्द है। यान यानी क्या होता है, जो हवा में उड़ने वाले वाहन है, हवाई जहाज वगैरह, उनको यान बोलते हैं। तो प्रा उपसर्ग उपसर्ग जुड़ा है इसमें तो क्या बन गया, प्रयाणम। प्रयाणम बिल्कुल अर्थ क्या हो गया, चेंज हो गया। प्रा प्लस स्थानम, स्था क्या है, धातु है। प्रा उपसर्ग स्थान में जुड़ा, इसमें तो क्या शब्द बना, प्रस्थानम। तो इसका मतलब थोड़ा अलग हो गया, प्रस्थानम यानी प्रस्थान करना, किसी जगह से चले जाना। काश क्या है, शब्द है, इसमें प्रा उपसर्ग जुड़ा तो क्या बना, प्रकाश। तो प्रकाश का मतलब क्या हो जाता है, लाइट। तो अर्थ में परिवर्तन आ गया ना उपसर्ग के जुड़ने से, कि काश तो शब्द है, काश का मतलब होता है किसी चीज के लिए अपन बोलते हैं ना, काश ऐसा होता, ये वो काश है। लेकिन इसमें जब प्रा उपसर्ग जुड़ा तो शब्द बना प्रकाश। तो प्रकाश का अर्थ क्या होता है, लाइट। तो इसका अर्थ एकदम परिवर्तित हो गया। जा, जा क्या है, धातु है, इसमें प्रा उपसर्ग जुड़ा तो बना प्रजा। प्रजा क्या होती है, और जो हमारी प्रजा होती है राजा की, है ना, सब रहने वाले, उस गांव के, उस राज्य के, उस शहर के सारे निवासी, ठीक है। प्रा उपसर्ग कितने बहुत है। दूसरा देखिए,
अनु उपसर्ग। अनु उपसर्ग से कौन कौन शब्द बनते हैं? अनु उपसर्ग है, धातु है कर्णम, क्री धातु से बना है कर्णम, तो शब्द बनेगा अनुकरणम, यानी अनुकरण करना। अनुकरण मतलब किसी को फॉलो करना, ठीक है। कर्णम मतलब तो होता है करना, और अनु उपसर्ग इसमें जुड़ गया तो क्या बना? अनुकरणम, यानी किसी के जैसा जैसा करना, फॉलो करना, उसका पीछा करना। अनु प्लस कूलः, इससे बना अनुकूलः। अनुकूल का मतलब हो जाता है फिर अकॉर्डिंग, किसी चीज के अकॉर्डिंग। अनु प्लस जह, शब्द बना अनुजह। अनु उपसर्ग है ज्ञा धातु। ज्ञा मतलब होता है जानना। ज्ञा क्या है? धातु है, यानी क्रिया है। ज्ञा का मतलब होता है जानना। इसमें अनु उपसर्ग जुड़ा तो बनेगा अनुज्ञा। अनु प्लस वादः, वाद शब्द है, इसमें अनु उपसर्ग जुड़ा तो बना अनुवाद। अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन। इतने बहुत है ना, समझ में आया? अनु भी उपसर्ग है, अनु Yes, भी ma'am. अगर किसी धातु में जुड़ता है, ये धातु हो गई, ये धातु है, ये धातु है, ये शब्द है और ये शब्द है, तो चाहे शब्द के साथ जुड़े या चाहे धातु के साथ जुड़ते हैं उपसर्ग, तो अर्थ में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। जो शब्द बनता है उसके अर्थ कैसे निकलते हैं? विपरीत होते हैं। इसी प्रकार और भी बहुत सारे उपसर्ग ऐसे इसी तरह आएंगे, उनके एग्जाम्पल हैं आपके यहाँ पे। जो इम्पोर्टेंट उपसर्ग है जो आते हैं ज्यादातर आपकी बुक के पीछे चैप्टर में से ही आएंगे, तो वो मैं आपको पीडीएफ के रूप में सेंड कर दूंगी, आप वही वाले करिए, ठीक है। उपसर्ग की परिभाषा समझ आ गई आपको अच्छे से? उपसर्ग क्या होते हैं बोलकर बताइए इकरा, उपसर्ग किसे कहते हैं? मैम, ये जो शब्द या धातु के पूर्व में जो लगते हैं और उनमें या जोड़े जाते हैं, जो उसके अर्थ में पूरी तरह से परिवर्तित कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। कहाँ जोड़े जाते हैं, आगे या पीछे? मैम, शब्द के पूर्व में, पहले। पहले छोड़ दो इसको, जाओ। जोड़े जाते हैं और उपसर्ग शब्द या धातु के पहले जोड़े जाते हैं। इनमें ये डिफरेंस है दोनों में, है ना। ठीक है, आपकी ये वाली क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मैंने आपको उपसर्ग कराने थे, समझा दिया। एग्जाम्पल मैं आपको सेंड कर दूंगी क्योंकि बहुत सारे हैं, सब लिखवाने मुनासिब नहीं है, ठीक है।